जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है इसमें? जी कल वाला रिवाइज कर लिया प्लीज, कोई इशू कल से रिलेटेड? बैठ जाए सर, इधर आगे आ जाए, आगे जगह है। ऐसा सर लेट होना शुरू हो गया। इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ आ जाए, वो नहीं भाई जगह देता तो इधर आ जाए। जी कोई इशू तो नहीं प्लीज कल से रिलेटेड? एक मेरे से क्वेश्चन जरा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 का जरा टेबल निकालिएगा, फाइनेंस चार्ट टेबल। ये बेटा ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ये हमेशा उसी बैलेंस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो रिमेनिंग रह गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है लेकिन उसमें से अगर 10 लाख रिटर्न कर दिए तो अब नेक्स्ट इंटरेस्ट आप 50 लाख को तो नहीं देंगे। तो जैसे जैसे लोन का बैलेंस कम होता रहेगा वैसे वैसे फिर इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो जरा देखिए अपना टेबल जरा, जैसे जैसे लाइबिलिटी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता जा रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर इंटरेस्ट भी कम होता होता है, और जब बैलेंस ही खत्म हो गया तो फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो ये हमेशा एज इट इज ही होगा, चाहे ना भी लिखा हो, होपफुली ऐसे ही करते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एंट्री की थी, वहीं पे आ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री समझ आ गई थी जी? नेक्स्ट बताएं जी क्या करना है, रखें क्वेश्चन सामने, स्पीड अप हो जाए जरा, 2-3 क्वेश्चन करें आप। राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की हमने वर्किंग कर ली थी। 1 मार्च लीज का स्टार्टिंग पॉइंट था। नेक्स्ट डेट सोच के बताएं क्या होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2005 की वर्किंग हो रही है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2005 से रिलेटेड कोई और एंट्री, कोई डेट बताएं। तो रेंटल एप्लीकेबल नहीं है इस साल में, रेंटल्स एरियज में। तो फर्स्ट रेंटल की डेट क्या है, वो तो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड बनेगा। लेकिन क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने इस मशीन को यूज किया? जी वो एक वो भी है, पहले जरा डेप्रिसिएशन करना। तो डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2005। करें वर्किंग, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें? जिस अमाउंट पे एसेट रिकॉर्ड हुआ। तो लाइफ ढूंढना, 4 इयर्स ये फर्स्ट पॉइंट में है। लेकिन क्या पूरे साल की चार्ज करेंगे? 1 मार्च से 31 दिसंबर। हमेशा अगर डेट्स अवेलेबल हो तो टाइम बेसिस मल्टीप्लाइड बाय मार्च भी काउंट होगा, 1 मार्च है। 10 या 9 काउंट कर लें। अप्रोक्सीमेटली आंसर 41667 कर दें। डेट्स अवेलेबल हो तो हमेशा टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन, ठीक है जी प्लीज। देन सर इस साल कोई रेंटल बेटा तो नहीं है, रेंटल की डेट तो 28 फरवरी 2006 है, लेकिन जरा सेम डेट जरा दोबारा लिखें। आज मैं जरा समझा दूं, जरा एक नई चीज है। सेम डेट जरा दोबारा लिखें, एंट्री के लिए जरा जगह रख लें, और फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बनवाएं जरा। कॉलम्स बनाया जरा, हेडिंग्स देख के जरा, जो कल बनाया था।
क्या पर्पस होता है फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल का? रेंडर्स में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। कॉलम्स डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। जरा स्टार्ट करवा दीजिएगा, उसके बाद फिर आप इंडिविजुअली बनाइएगा। एक दफा दोबारा में से सुन लें इसको स्टार्ट करते हुए क्या क्या सोचना। करें शुरू। ये टेबल की बेटा स्टार्टिंग डेट होगी जिस डेट पे आपका एग्रीमेंट हुआ है। तो 1 मार्च 2005 स्टार्टिंग बैलेंस वो अमाउंट होगी जिस अमाउंट से आपने लाइबिलिटी क्रेडिट की है। तो कितने फिगर है? 2 लाख। स्टार्टिंग पॉइंट डेट का एंगल से जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है, और स्टार्टिंग बैलेंस जिस अमाउंट से आपने लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया। देन उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चन में एग्रीमेंट की डेट्स देखनी है, अकाउंटिंग एज नहीं देखनी है। ये एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से बनता जाना है। तो नेक्स्ट डेट बता। हाँ जी, ईयर एंड नहीं, ईयर एंड डेफिनेटली हमने एंट्रीज ईयर एंड के मुताबिक ही करनी है और बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट की डेट्स को फॉलो करना है। जिस तरह जरा कल वाला टेबल देखा जरा। कल जब मैंने 1 जनवरी डेट लिखी थी, उसके बाद दोबारा फिर मैंने 1 जनवरी क्यों लिखा? क्योंकि उस डेट पे पेमेंट थी। तो एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक, तो चाहे एडवांस में पेमेंट्स हैं, मिडल में है, एंड में है, अकॉर्डिंगली आपने डेट्स लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट डेट बनेगी हमारी 28 फरवरी 2006 हो जाएगा। देखिए लाइन जरा कंप्लीट करवा दें, उसके बाद फिर आगे कंप्लीट कीजिएगा। रेंटल की अमाउंट कितनी है? 71475। देन पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? बैलेंस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 16%। नहीं बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12 यकीन आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। फिलहाल जो हमने डेट्स लिखी हैं, एक सेकंड गौर से देखें नहीं सारे। क्या ये 2 लाख का बैलेंस 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी पूरा साल आउटस्टैंडिंग है? लेकिन डेफिनेटली ये पूरा साल हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रहा। तो जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो फिर हम शायद 10 मंथ्स और 2 मंथ्स सेग्रीगेट करेंगे। लेकिन टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से सोचना है। दिस 2 लाख रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 1 मार्च 2005 टू 28 फरवरी 2006। तो इसके सामने आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल ही का लिखेंगे, क्योंकि हमने डेट कौन सी लिखी हुई है? 28 फरवरी में डेट लिख रहा हूँ। 2 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे साल का इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं आना। आप क्लियर है प्लीज? तो मिक्स अपनी प्लीज करें। जब टेबल आप बनाएंगे तो टेबल बनाते हुए आप एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं। ओके प्लीज। तो क्या लिखूं? 2 लाख इंटू 16%, 32,000। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? रेंटल 71,475, इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होंगे। तो 32,000 माइनस अगर करें 39,475, और अगर ये रेंटल पे हो जाए तो 2 लाख के बैलेंस में से 39,475 माइनस होके 160,525 बन जाएगा। ये 2 लाख रुपीस दोबारा देख लें, 2 लाख रुपीस के अंदर इंटरेस्ट है। छोटी छोटी बातें क्लियर करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू है प्लीज, ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इसमें से सिर्फ मैंने प्रिंसिपल माइनस की है। रेंटल माइनस करके बैलेंसिंग फिगर नहीं आनी है। 2 लाख माइनस प्रिंसिपल ओनली टू गेट द रिमेनिंग प्रिंसिपल ऑफ 1,60,525। क्लियर हो गया? एक स्टेप और करवाएं। नेक्स्ट डेट 28 फरवरी 2007। इंटरेस्ट की वर्किंग किस अमाउंट पे हो गई? अब ये अमाउंट नेक्स्ट पूरा ईयर फरवरी से 6 से 7 तक आउटस्टैंडिंग है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट
25684 बैलेंसिंग फिगर करवा दें, जरा एक स्टेप करवा दें, उसके बाद फिर मैं रुक रहा हूँ। 45791 और रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 160 525 माइनस 45791 114 एक एक लाइन का याद छोड़ के बनाया करें टेबल, उसमें समटाइम कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाती है। कंप्लीट करें जरा, कोई कंफ्यूजन प्लीज। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया? जो मुझे देख रहे हैं कंप्लीट होगी, करें बैठे थे कंप्लीट। मैं तो इसलिए रुक गया हूँ कि आप कर रहे हैं। कितने रेंटल्स अभी और आने हैं? 4 है ना टोटल, करें हिम्मत, कंप्लीट करना है सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट करें। जी हो गया, लिखवाइएगा फिगर सर। थर्ड रेंटल 531183576116 लास्ट वन। ठीक है, इसमें तो नहीं कोई डिफरेंस आ रहा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब सबको पता चल गया है, ये हर क्वेश्चन में बार बार इसी तरह रिपीट होना है। तो एग्रीमेंट की डेट से स्टार्ट करें, लीज लाइबिलिटी की अमाउंट स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन देख के जो एग्रीमेंट की डेट्स हैं उन पे रुक रुक के डिसीजन लें कि किन डेट्स पे कौन सा रेंटल्स है। हो गया कंप्लीट, बन गया? चलिए सर, जो इसमें आज नई चीज डिस्कस हो रही हुई है, जरा कल वाला टेबल निकालें जरा, कल जो हम फाइनेंस चार्ट टेबल बना रहे थे। कल वाला जो आपका टेबल था उसमें जो हमारा काउंटिंग एंड हो रहा था 31 दिसंबर पे, उसी डेट पे रेंटल्स भी एंड में पे हो रहे थे। तो जो इंटरेस्ट था वो जिस पीरियड से रिलेटेड था उसी पीरियड में पे भी हो रहा था। लेकिन यहाँ जरा वापस आए और इस 32,000 को जरा सर्कल लगाएं, आपने शायद अभी मुझे बताया भी था।
ये जो 32,000 है ये किस डेट से किस डेट तक कैलकुलेट हुआ हुआ है? ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2005 टू 28 फरवरी 2006। ये जरा स्पेसिफाई करना, जरा जगह ढूंढना, जरा थोड़ा इर्द गिर्द। तो रेंटल्स तो एनुअल है, और एनुअल रेंटल्स पे होने के बाद फिर हमारे इस लाइबिलिटी के बैलेंस में चेंज आना है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 1 मार्च 2005 टू 28 फरवरी 2006, ये सारा टाइम पीरियड हमारे 2005 अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम बेसिस पे मार्च से लेके दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो 2005 में रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो जनवरी फरवरी 2006 से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो फिर 2006 के 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है, वो 2006 में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 32,000 एक पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन ये सारा टाइम हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें से जो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो 2005 में एज एन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी पेमेंट इकट्ठी ही 2006 में होनी है, इसलिए फिर पेएबल एक बन जाएगा। तो कल पेएबल्स क्यों नहीं आ रहे थे? एक्सपेंस ड्यू हो रहा था, साथ ही पे हो रहा था, लेकिन यहाँ 10 मंथ्स का एक्सपेंस ड्यू हो गया 31 दिसंबर पे, लेकिन उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होनी है। तो अक्रूवल बेसिस पे जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो पे ना होने की वजह से फिर पेएबल की बेस पे डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आ जाए जरा वापस। तो 31 दिसंबर 2005 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और अमाउंट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 32,000 पूरे साल की फिगर है, 12 मंथ्स की फिगर है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स जो मार्च से दिसंबर तक बन रहे हैं, तो 10 by 12 अप्रोक्सीमेटली फिगर इज 26,667 आई थिंक। तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, और इस डेट पे ना होने की वजह से फिर हमारी एक लायबिलिटी बन गई। एनी कंफ्यूजन प्लीज? रिक्वायरमेंट है जरा देखिए कि मेरे ख्याल यही था, सिर्फ 2005 की एंट्रीज ही। ठीक है सर, सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें जी प्लीज, फिर एंट्रीज ही मांग रहा है नेक्स्ट ईयर की। देखें हेडिंग्स। ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, एक और साल कंप्लीट करेंगे। जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। अच्छा मेरे साथ साथ ही रहे, डेफिनेटली कुछ चीजें आपको पता चल गई हैं, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में जरा थोड़ी सी नई चीजें एक दफा दोबारा मेरे साथ फाइनल पहले करना। जी रेलिवेंट डेट क्या बता रहे हैं? 28 फरवरी 2006 पे मुझे रोकने की वजह रेंटल पे हो रहा है। अपना जरा टेबल सामने रखा जरा, जल्दी नहीं करें प्लीज, बात समझ लें जरा। 28 फरवरी 2006 में जो रेंटल है उसका जरा ब्रेकअप सामने रखें टेबल में। कैश कितना अब जाएगा हमारा? 71475 कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट 39475। अब आएगा 32,000 का, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 32,000। अब इस 32,000 का एक ब्रेकअप होना है। इस 32,000 में से 10 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सपेंस बन चुका है, लेकिन अब उस 10 मंथ्स के इंटरेस्ट में भी पे होना है, और जो करंट ईयर से रिलेटेड 2 मंथ्स का है उसने भी पे होना है। अब इस 32,000 का शायद एक और ब्रेकअप होगा, तो पहले जरा काइंडली एंट्री जरा एक शायद कंपाउंड बन जाएगी, तो जरा और से देख लीजिएगा।
कैश क्रेडिट बाय जी बोले फिगर 71475. Lease liability debit by principal amount of rupees 39475. 32,000 का प्रॉब्लम समझ आ गया प्लीज? इसमें से 10 मंथ्स का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया हुआ है, अब पेमेंट होने से वो पुरानी लाइबिलिटी खत्म होनी है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो फिर जनवरी फरवरी 2006 में एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना है। तो एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना जरा। 32,000 मल्टीप्लाइड बाय जरा 2/12 करें। अब ये क्या है, ये जो 2/12 ये क्या है, ये इसी साल के पहले 2 महीनों का एक्सपेंस है। क्या ये साथ ही पे भी हो रहा है? तो ये इसी साल पे भी हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो अमाउंट आप बता रहे हैं इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, और 32,000 जस्ट वर्किंग लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 2/12, अमाउंट बनी 5333। और इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी पहले आपने कैलकुलेट की थी 26,667, उसके अगेंस्ट फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो जाए। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? तो जो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, अब उसकी पेमेंट होने से वो लायबिलिटी खत्म होगी, और जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इस साल से रिलेटेड है वो इसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। आई होप के समझ आ गया। लिखो डियर फ्रेंड्स, ये गेम फिर ऑन होगी। एनी कंफ्यूजन जी? लास्ट लाइंस जी उस्मान जी, बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपको कंप्लीट करना चाहिए वाला सवाल, जरा इंडिविजुअली सोचें 2 मिनट नहीं कर लें, जरा इंडिविजुअली ट्राई करें, कोई मसला नहीं कर गलत हो रहा। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज जी। दो एंट्री सर और होनी है, दूसरी भी सोचो एक और। जी जी 31 दिसंबर 2006। जी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी इस साल भी 10 मंथ्स। फर्स्ट ईयर में तो मार्च से दिसंबर तक था, तो इस साल तो पूरा साल ही बनेगा ना यार, तो सिंपली डिवाइड बाय 4 से 50,000। मेथड ना पता हो तो हमेशा स्टेट लाइन, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4, देन दोबारा सेम डेट लिख के जरा टेबल देखें, और नेक्स्ट इंटरेस्ट के बारे में जरा सोचें, इंडिविजुअली जरा डिसीजन लें, उसके साथ डेट लिखें उसी तरह जिस तरह मैंने पहले लिखवाई थी। 32,000 के बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है एक 25684, कब से कब तक का है ये? 1 मार्च 2000
6 से या 28 फरवरी तक अगर पुराना, तो 1 मार्च 6 से लेके 28 फरवरी 2007 तक का। वंस अगेन इसमें से 10 मंथ्स ईयर एंड पे आपके अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं, तो करें जरा फाइनल फिगर के साथ। क्लियर हो रहा है प्लीज सबको? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, 25684 multiplied by 10 by 12 21403। ओके जी, प्लीज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़े, लिखे हेडिंग, बनाए जरा हेडिंग। टू 2006 with comparative figures। इसमें सबसे पहले राइट ऑफ यूज एसेट तो इंडिविजुअली प्रेजेंट करें ना जरा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कोशिश किया करें प्लीज, जब चीजें रिपीट हो तो ट्राई होनी चाहिए। 158,333 और 2006 में फिर एक्यूमुलेटेड 50,000 ऐड होके 91,000 समथिंग हो जाएगा। 108,333। तो लेसी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक तो राइट ऑफ यूज एसेट आएगा लीज के अगेंस्ट, और सेकेंड ही फिर लीज लायबिलिटी आएगी। ठीक है जी, प्लीज राइट ऑफ यूज। लिखने पे कैसे आ जाए करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज, हमें साथ दोबारा एक दफा फाइनल करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअली कीजिएगा। लीज लायबिलिटी का जरा ब्रेकअप दोबारा बनवा दें जरा। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज की हेडिंग लिखना। कंपैरेटिव मांगे हुए तो 2005 करवा दें, फिर 2006 इंडिविजुअली सोचिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा अकाउंटिंग ईयर और एग्रीमेंट की डेट्स डिफरेंट होने से शायद जरा टेबल पढ़ने में जरा चेंज आएगा, जिस तरह कल हम पढ़ रहे थे। हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स लिखनी है सर।
मैं से समझ नहीं आया जरा, फाइनेंस चार्ट टेबल रखें सामने, कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। 2006 विद कंपैरेटिव है तो 2 साल इन्वॉल्वमेंट 2006 भी है, 5 भी है, अलग अलग सोचना चाहिए और ज्यादा बेहतर ये कि हम सीक्वेंस में सोचें। मीन से पहले 2005 की वर्किंग कर लें और देन फिर 2006 की। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले ये क्लियर होना चाहिए। जस्ट एक मिनट में जरा एक्सप्लेन कर दूंगा। 2005 के एंगल से टेबल सामने है आपके, बताएं व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2005। जरा एक सेकंड देखें जरा टेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमने ईयर एंड्स की बेस पे डिसीजन लेना, जो अकाउंटिंग के ईयर एंड्स है उसी के बेस पे डिसीजन लेना है। लीज का एग्रीमेंट डिफरेंट डेट्स पे यकीनन हो सकता है, तो हम किस डेट पे खड़े होकर ये डिसीजन ले रहे हैं? 31 दिसंबर पे। और अगर 2005 है तो 31 दिसंबर 2005 का पहले क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना। तो आए जरा टेबल जरा पढ़े मेरे साथ। 1 मार्च का बैलेंस क्या था? 2 लाख। फिर 165 टू 5 कब हुआ? ये 28 फरवरी को जाके हुआ, जब फर्स्ट रेंटल पे हुआ है, तो उस रेंटल की पेमेंट के बाद फिर 160,525 बैलेंस हुआ है 28 फरवरी 2006 पे। तो अगर हम 31 दिसंबर 2005 के एंगल से सोचें तो हमने कोई भी रेंटल पे नहीं किया था, तो उस दिन हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी 2 लाख का 2 लाख ही होगा। क्लियर? अब यहाँ डेट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये डेट्स एग्रीमेंट की है जो लिखी हुई है, और हमारा अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट हो गया 31 दिसंबर पे। जो कल टेबल हम देख रहे थे उसमें शायद सेम डेट्स हो गई थी, इसलिए कंपैरेटिवली जरा इजी हो गया था। लेकिन एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक को ज़हन में रख के अब हमने ईयर एंड का फैसला करना है। तो 31 दिसंबर 2005 का क्लोजिंग बैलेंस है, सबको 2 लाख समझ आ जाएगा? तो सबसे पहले अगर क्लोजिंग बैलेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया 2 लाख, तो देन आई होप कि उसके बाद इशू नहीं है। इस 2 लाख का फिर आप ब्रेकअप होना है, इसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने पैसे जाने हैं? नेक्स्ट प्रिंसिपल ढूंढ लेना आपने 39,475, और उसके बाद फिर कितने रह जाएंगे? अगर आप एक दफा चेक करना चाहें तो कर लें, नेक्स्ट 3 अमाउंट्स का फिर सम वही बनेगा 160,525। तो असल में तो ये नेक्स्ट 3 है ना जो बाद में पे होनी है, लेकिन ये टेबल बना ही इस तरह से हुआ है कि जो करंट पोर्शन के सामने बैलेंस रह जाता है वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज का ही टोटल होता है। लेकिन आई थिंक एक दफा फाइनली जरूर टोटल करके देख लो। 39,475 ने करंट लायबिलिटीज में अपीयर हो जाना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स रह जाएंगे उनका अगर आप सम करेंगे तो वो 165,0,525 ही के इक्वल आएगा। चेक कर लिया प्लीज? तो अगर आप क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई कर लें तो आई होप कि अगला इसके बाद इशू नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस में से फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट होनी है। ये इंडिविजुअली लिखेंगे जरा, मैं बाद में लिखता हूँ। ये टेबल मैंने आपके सामने रखा हुआ, इसको देखें और अपने एक्सट्रैक्ट्स में प्रेजेंट करें। 2005 में जब लिख रहे होंगे आप तो करंट में, करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी के सामने प्लीज सामने 39,475 आ गया, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी है ये ईयर एंड पे देखना पड़ा। जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, उस ईयर एंड के मुताबिक हमने ढूंढना है हमारा बैलेंस क्या होगा। तो ये जो 1 मार्च टू पे हमारा 2 लाख का बैलेंस था, यही बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2005 भी होगा क्लोजिंग, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही जाके हो रही है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 28 फरवरी 2006 पे जाके। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2005 इज 2 लाख। उसमें से फिर जो नेक्स्ट 12 मंथ्स मींस 2006 में जो पैसे जाने वो 39,475 करंट लायबिलिटीज में फिगर आ जाएगी, और उसके बाद बेटा जो जाने 7, 8, 9 में एक साल के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में फिगर आ जाएगी। तो इन तीनों फिगर्स का सम आपकी करंट लायबिलिटीज के सामने जो करंट लायबिलिटी की फिगर के सामने जो बैलेंस आ रहा होता है उसके इक्वली आ रहा होता है, इसलिए मैंने कहा था एक दफा जरा तीनों को टोटल करके चेक भी कर लो। अब क्लियर हो गया प्लीज? जी काइंडली मुझे भी जरा एक मिनट लिखवा दें। करंट पोर्शन ऑफ लीज इन 2005 39,475 and lease liability of non-current lease liabilities 16
0 5 to 5. ओके, देन जरा 2006 इंडिविजुअली जरा देखें टेबल, वो कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, पहले जरा प्रिंसिपल कंप्लीट कर लें, बाकी ठीक है आपकी बात। जरा ये करंट नॉन करंट प्रिंसिपल जो है ये जरा 2006 में भी फाइनल करें। दोबारा आप टेबल देखें, अब किस डेट का पहले क्लोजिंग ढूंढेंगे आप, इन चीजों को सीरियस लें प्लीज, बार बार रिपीट हो रही है और टिप्स पे होनी चाहिए बात। सबसे पहले क्लोजिंग ढूंढना है आपने 2006 31 दिसंबर 2006 जेम रख के ढूंढना जरा, वो ठीक है, वैसे तो ऑब्वियस हो गया कि नेक्स्ट ही होगा, लेकिन 160525 बैलेंस हो गया था वैसे 28 फरवरी 2006 वाले दिन, लेकिन उसके बाद इसमें चेंज आया जाके 28 फरवरी 2007 को, 7 वाले दिन। इट मींस जब 31 दिसंबर 2006 पे आप खड़े होंगे तो उस वक्त भी क्लोजिंग बैलेंस 160525 ही होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप क्लोजिंग ढूंढ लें, क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग ढूंढते हैं आप तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है वो करंट पोर्शन है और उसके बाद जो अमाउंट है वो नॉन करंट है। तो नए डिसीजन लिखें फिगर्स। करंट लायबिलिटीज मींस वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं, और नॉन करंट लायबिलिटीज मीन वो अमाउंट जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद में देनी है, लेकिन जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 12 मंथ्स और उसके बाद फिर 12 मंथ्स के बाद जो रिमेनिंग ईयर रहेंगे उनको इकट्ठा करें। ठीक है जी प्लीज। तो करंट पोर्शन ऑफ लीज की फिगर आई आपके पास 45791 और नॉन करंट आई 1411434। एनी कंफ्यूजन सर फाइनली? एनी क्वेश्चन? देन बेटा क्वेश्चन दोबारा देखें जरा, एक चीज रहती है, कल ये फिगर क्यों नहीं थी जो इस वक्त नजर आ रही है? इंटरेस्ट पेबल जरा देख के बताएं, करंट में लिखो नॉन करंट में? करंट में क्यों? 26,667 जो हमने अक्रू किया था वो 2006 में जाके 2 महीना बाद ही पे हो जाना, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में इंटरेस्ट ने पे हो जाना, इसलिए करंट लायबिलिटीज में ही आना है। समझ आ गया प्लीज? 5 वाला जो है वो 6 में पे हो जाना है और 6 वाला 7 में। तो इंटरेस्ट पेबल ऑफ 2005 इज 26667 and 21403। 26667 वाला इंटरेस्ट 2006 में पे हो गया तो वो फिर लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, और फिर जो 2006 के एंड पे पेबल रह गया वो आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा जिसने 2007 में पे होना। एनी कंफ्यूजन? सब ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लास्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर इंडिविजुअली करें, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सेप्ट मांग रहा है। एनी कंफ्यूजन?
प्लीज ट्राई करें सर। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर में गलती का खतरा है। 2005 का एक्सपेंस क्या है? तो 6667 ऐसे ही 6 का बताएं। 2006 का एक्सपेंस क्या है? एक सेकंड अपनी एंट्रीज में है। 2006 में बेटा फर्स्ट 2 मंथ्स का एक्सपेंस पे भी हुआ हुआ है और फिर 10 मंथ्स का एक्सपेंस अक्रू भी हुआ हुआ है। तो क्या अगर एक्सपेंस पे हो गया तो फिर वो एक्सपेंस ही नहीं रहा। तो अपनी जरा एक सेकंड एंट्रीज देखें, ये जो 3 लिखी हुई थी आपने 2006 में, इसमें फर्स्ट एंट्री में देखें कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ? तो सर जी हुआ हुआ सर, इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट पेबल्स में क्यों नहीं आया? ये हो गया था लेकिन एक्सपेंसेस में तो आएगा। और इसी तरह जो थर्ड एंट्री है इसमें जो आपने रिमेनिंग 10 मंथ्स का एक्सपेंस अक्रू किया तो ये दोनों फिगर्स प्लस करके प्रॉफिट लॉस में है, लेकिन लायबिलिटीज में सिर्फ 10 मंथ्स का आएगा क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इसी पीरियड में पे भी हो गया। ठीक है प्लीज। तो फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ अक्रू ही हुआ था 10 मंथ्स का, लेकिन सेकेंड ईयर में फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे भी हुआ है और नेक्स्ट 10 मंथ्स का फिर अक्रूवल बेसिस पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। बात समझ आ गई प्लीज? ये जरा फिगर्स अलग अलग 5333 था और दूसरा 21403 तो टोटल हो गया 26736। एनी कंफ्यूजन? पेमेंट होने से एक्सपेंस खत्म हो जाता है या लायबिलिटी खत्म हो जाती है? ओके जी, एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके फिगर्स ठीक होगी? चलिए जरा पहले पेज नंबर 4 ढूंढे जरा। ये पेज नंबर 3 पर जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है जब जरूरत पड़ती है फिर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढो, थोड़ी सी डिस्कशन जरा और आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा पढ़ना शुरू करें सर। अब बस कुछ नई नई चीजें बीच में रिक्वायरमेंट्स के एंगल से और एग्रीमेंट के एंगल से आनी है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट शायद हमने डिस्कस करनी है। तो आज फुल कंसंट्रेट प्लीज किया करें। On 1st July 2010, Miracle Textiles Limited (MTL) acquired a machine on lease from a bank. Miracle Textile Limited therefore lessee है और बैंक जो है वो लेसर हो जाएगा। Details of the lease are as follows. Lease term is and useful life is. लीज टर्म का बेटा मतलब होता है जिस टाइम पीरियड में पेमेंट्स करनी है, जिस टाइम पीरियड में लेसी ने लेसर को पैसे देने हैं। और यूजफुल लाइफ का मीनिंग क्या होगा? जिस टाइम पीरियड में एसेट ने आपको बेनिफिट्स देने हैं, जिस टाइम पीरियड में एसेट इस्तेमाल होना। तो इट कैन बी डिफरेंट। लीज टर्म में पेमेंट्स होनी है और यूजफुल लाइफ में एसेट ने इस्तेमाल होना है। बाकी इसकी क्या इंप्लीकेशंस है वो इंशाल्लाह भी मिलकर और सोचते हैं। Installment of rupees 5.8 million is to be paid annually in advance on 1st July। अगर लिखा है तो पहली पेमेंट इन एडवांस बन जाएगी 1st July 2010। एक और बोल दें
1 जुलाई 2011 एंड सो ऑन। अब चार होंगी या 10 होंगी? लीज टर्म 4 साल, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज 15.725879%। अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट अगर वर्ड आए तो सिंपली इंटरेस्ट रेट ही है। इम्प्लिसिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो इंशाल्लाह फिर अभी डिस्कस करना हमने। एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट्स में इतना ज्यादा इसलिए दिया हुआ है कि किसी तरह राउंडिंग ऑफ का मसला हल हो जाए, लेकिन अगर इवन देन एक आध रुपया रह गया तो प्लीज काइंडली से इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जितना रेट हमें दिया है हम सारा यूज तो कर लेंगे, लेकिन इवन देन अगर कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई डिफरेंस रह जाए तो उस पर बहस की बजाय इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे। नंबर 4 नई चीज है सर, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, कोई डेट बताएं सही। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म की डेट क्या होगी? नहीं, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 4 साल का एंड होगा। ठीक है, रेंटल एडवांस में तो फर्स्ट ईयर ऑफ लीज कब खत्म हो रहा होगा? 30th जून 11, 12, 13, 14, लेकिन डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट्स एरियर्स में नहीं है, वो इन रिस्पेक्टिव ईयर्स के एडवांस में है। लेकिन लीज टर्म 4 साल की अगर है तो एंडिंग डेट होगी 30th जून 11, 12, 13 एंड 14, शायद 30 जून 14। तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 4 साल बाद, MTL मींस लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज। मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी सारा, जस्ट जरा पहले जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो पढ़ लें। लेसी हैज एन option to purchase the machine on a payment of ₹2 million। अब फर्स्ट लाइन पे जरा जाए। लीज अगर हुई है तो इनिशियली एसेट कौन खरीदता है? बैंक लेसर हैंड ओवर कर देता है लेसी को, लेकिन क्या वो लेसी के नाम हो जाती है? तो अब ये फोर्थ लाइन में फिर क्या लिखा हुआ है? क्या लेसी एंड में 2 मिलियन दे के एसेट को खरीदने का मतलब अपने नाम करवा सकता है? शुरू में तो उसने लीज पे लिए, लेकिन लेसी के पास एक ऑप्शन है कि 2 मिलियन रुपीस पे करके एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो इस ऑप्शन मींस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एसेट अपने नाम करवा सकता है। मतलब इसका क्या, मैं और एक्सप्लेन करता हूं, जरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, फेयर वैल्यू का मतलब किस वक्त, लेकिन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 4 इयर्स के बाद इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। उस वक्त लीज टर्म के एंड पे एक्सपेक्टेड तो ये है कि मार्केट वैल्यू 3 मिलियन होगी, लेकिन लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो 1 मिलियन कम देके 2 मिलियन पे परचेज कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन, एक मिनट, लास्ट लाइन। इट इज रीजनेबली सर्टेन, इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना। इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब जस्ट सिंपल ट्रांसलेशन, इंसेप्शन ऑफ द लीज, स्टार्ट ऑफ द लीज, स्टार्ट ही होगा ना, इंसेप्शन स्टार्ट। इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द inception of the lease that the lessee will exercise the option to purchase the asset। जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ उस वक्त ये रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी 2 मिलियन देके एसेट को एंड में परचेज कर लेगा। लिखा ये हुआ, मैंने इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, ठीक है सर। 3 सेंटेंसेस हैं इसमें। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? पढ़े 4 साल बाद लेसी क्या कर सकता है? 2 मिलियन दे के परचेज कर सकता है। नेक्स्ट उसने ये बताया कि उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या होगी, और देन उसने ये बताया कि ये शुरू में ये एक्सपेक्टेड है कि रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, विच मींस 2 मिलियन दे के ये एसेट फिर एंड में लेसी के नाम भी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म नाम हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को अगर या इस पैराग्राफ को अगर गौर से देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये महसूस होगी कि मार्केट वैल्यू अगर 3 मिलियन है और लेसी 2 मिलियन पे परचेज कर रहा है, तो शायद लेसी को 1 मिलियन का कोई एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर गौर से देखें तो किसका लॉस हो रहा है, किसका गेन हो रहा है? तो बैंक 1 मिलियन कम ले रहा है अपने एसेट के अगेंस्ट, और लेसी शायद 1 मिलियन कम दे के ही एसेट परचेज कर रहा है असल में। लेकिन इसका बेटा होता नहीं है। मेरे यहाँ से ऑनवर्ड्स जरा गौर से सुनिएगा।
ये लेसी लेसर के दरमियान जो लीज के एग्रीमेंट्स हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई अनड्यू ना बेनिफिट्स ना लॉसेस कोई बेयर नहीं करेगा। लेसी पूरी कोशिश करेगा कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जो उसके लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल हो, और लेसर भी पूरी कोशिश करेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जिससे लेसर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इट इज प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन। लेसी और लेसर के दरमियान जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो उन्होंने मैक्सिमम अपना अपना बेनिफिट गेन करना है। सिर्फ होता ये है कि जब इंस्टॉलमेंट्स आपस में निगोशिएट हो रही होती हैं, लेसी और लेसर आपस में इंस्टॉलमेंट्स निगोशिएट करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लीज। ये जो कुछ भी डिसाइड होता है, ये लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरू में, उसमें ये चीजें लिखी होती हैं। उस वक्त ये डिसाइड होता है कि क्या लेसी ने कुछ पैसे एडवांस में एज अ डाउन पेमेंट देने हैं। आंसर में भी कि हाँ जी देने हैं या नहीं देने हैं। आप इस तरह जरा पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड हुई थी कि 2000 शुरू में देना है और बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो एरियर्स में 4 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वहां शायद निगोशिएट ये हुआ है कि लेसी शुरू में कुछ नहीं दे रहा है, बस जो कुछ देना है वो एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स देनी है। यहाँ तक ठीक है। तो ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये लेसी और लेसर आपस में मिलजुल के डिसाइड करते हैं, और अकॉर्डिंगली जिस तरह से लेसी पेमेंट्स करना चाहता है जो उसके लिए फेजिबल हो, फिर लेसर अपना देखता है कि क्या उसके लिए भी फेजिबल है या नहीं है, अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वापस आए जरा। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हुई हैं वो कुछ इस तरह से लग रही है कि 5.8 मिलियन की, ढूंढना जरा 5.8 मिलियन, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं और वो पे करनी है एडवांस में, और एंड में लग रहा है कि 2 मिलियन और देके उसने इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेना है। लेसी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के फिर अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट्स को एडजस्ट करवाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एंड में जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें अगर हमें लग रहा है कि 3 मिलियन की अमाउंट के अगेंस्ट 2 मिलियन रुपीस लेसी पे कर रहा है, तो ये जो 1 मिलियन है ये लेसर ने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स में कवर किया होगा। मीन्स उसे लेसी कह सकता है कि मेरे से बल्कि वापस क्वेश्चन नंबर 1 में जाए एक सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन अगर देखेंगे तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्या जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो लेसी कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है? तो अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा तो उसका मतलब जो कुछ उसने देना होगा इंस्टॉलमेंट्स में कवर्ड होगी। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये हो सकता था कि जो भी एंड में पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में भी कवर में ही कवर हो जाते, लेकिन यहाँ लग रहा है कि जब निगोशिएशन हुई है तो एंड में भी वो 2 मिलियन देने को तैयार है, और अगर वो 1 मिलियन लेसर नहीं ले रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसने किस में कवर कर लिया होगा, वो अपने रेंटल्स में इंस्टॉलमेंट्स में कवर कर लिया होगा। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा होता है इसी क्वेश्चन नंबर 4 में कि एंड में वो विदाउट पेइंग एनीथिंग इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, हालांकि फेयर वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द लीज में 3 मिलियन होगी, तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि इस मार्केट वैल्यू को वो नहीं दे रहा होगा, वो इस मार्केट वैल्यू को ऑलरेडी रेंटल्स में कवर कर रहा होगा। तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इसमें इस तरह से हम कभी भी नहीं सोच सकते कि कोई अनडी बेनिफिट या अनडी लॉस की बहस हो रही है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मतलब बस ये बनेगा कि अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं इसमें 5.8 मिलियन के 4 एडवांस में रेंटल हैं और एक एंड में 2 मिलियन की पेमेंट करनी है लेसी ने ताकि एसेट लेसी परचेज कर सके। अच्छा, इसमें आखिरी सेंटेंस ये भी लिखा हुआ था, एक आखिरी सेंटेंस भी देखें पॉइंट नंबर 4 में, क्या ये रीजनेबली सर्टेन है? अच्छा, अगर यहाँ इस तरह से लिखा होता इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो फिर हम लीज पेमेंट्स में सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स को कवर करते और ये 2 मिलियन फिर हमसे रेलिवेंट ना होता। ये 2 मिलियन हमारे से इस वक्त क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि ये रीजनेबली सर्टेन कि उसने पैसे दे के इस ओनर एसेट को परचेज कर लेना है। मीन्स से जब अब हम लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, ये वर्ड सुना कभी आपने? वैसे लीज पेमेंट्स किसे कहते हैं? जो लीज टर्म में पेमेंट्स करनी होती है शुरू से लेकर एंड तक, जब हम लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स लेंगे और देन एंड में एक 2 मिलियन की अमाउंट भी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी बिकॉज द परचेज ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन। एक और चीज क्लियर रखें, ये 2 मिलियन शुरू में देना है या एंड में देना है? ये कोई इनिशियल डिपॉजिट या डाउन पेमेंट नहीं है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में आया था ना कि 2000 शुरू में दे देना है, तो शुरू में शायद इंस्टॉलमेंट्स है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, और देन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 2 मिलियन की परचेज ऑप्शन भी है। वो हम इसलिए कंसिडर करेंगे लीज पेमेंट्स में बिकॉज द ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन कि लेसी उसे एक्सरसाइज करके एसेट एंड में परचेज कर लेगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। बाकी इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं, अगर जरूरत पड़ी फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल बारे मेरी अगर किसी बात में क्लैरिटी नहीं हो सकी, आपके जहन में कुछ और चीज आ रही है
समझ आ गया यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन जरा कंप्लीट करें। लास्ट लाइन में कहता है एनटीएल डेप्रिशिएट्स द मशीन ऑन अ स्ट्रेट टाइम मेथड फिलहाल आ रहा है और नील रेजिडुअल वैल्यू है। रिक्वायरमेंट बेटा पहली पढ़े। जनरल एंट्रीज आपसे मांगी हुई है 3 सालों की, 30 जून 11, 12 एंड 13। सेकेंड रिक्वायरमेंट जैसे एक नजर पढ़ना है, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, और देन उसके बाद फिर नोट्स मांग रहा है। ये फिर नई चीज है, जिस तरह IAS 16 जेन में लाए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कुछ नोट्स होते हैं, स्केड्यूल बनता है, डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं। इसी तरह अगर किसी लेसी ने कोई लीज एसेट लीज पे लिया हो तो फिर IFRS 16 के मुताबिक उसके भी कुछ डिस्क्लोजर्स बनते हैं नोट्स में, तो वो इंशाल्लाह फिर इस क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट करते हुए डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट ए में आ जाए, जनरल एंट्रीज पहले शुरू करें। जी सर, ये बेटा अगर काइंडली मैं इस वक्त तो फिर आगे जो बैठे होने पसीना थोड़ा सा, अगर आप चेयर ये अपनी सीट जरा अगर पंखे के नीचे से इधर उधर कर लें वो जरा, या फिर स्लो कर लें अगर कर फिर थोड़ा स्लो कर दीजिए, ये जरा कीजिएगा जरा स्लो। आप स्लो स्लो फैन भी इंजॉय कर रहे हैं और AC भी इंजॉय कर रहे हैं, तो जो आगे बेचारे बैठे हैं वो कहेंगे थोड़ा तेज कर दें। तो अगर थोड़ी सी एग्जैक्टली जो नीचे अगर वो जगह है उसको अवॉइड करके इधर उधर आगे आ जाए तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है, वरना दूसरों तक शायद फिर इम्पैक्ट गर्मी का आ रहा है। चले हम क्वेश्चन करते हैं यार, वो आसान है काम। ये शुरू करें जी प्लीज। बस ठीक है मेरा ख्याल हो गया, नहीं से ज्यादा ना करें बस काफी। क्वेश्चन स्टार्ट करें सर। व्हाट इज रिक्वायरमेंट है जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरा, स्पीड अप हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट करो। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो लिख लेना चाहिए यार, बताएं जी बिजनेस नेम। मेरीगल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। डियर फ्रेंड्स प्लीज बस करें, FA1 की याद ताजा कर रहे हैं आप, लेकिन अब उससे आगे बढ़े यार, वो तो बचपन था। मेरीगल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रिक्वायरमेंट A, जर्नल एंट्रीज। सिर्फ जो एक जो नया पॉइंट आया इसके अलावा एवरीथिंग इज प्लीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। जी करें स्टार्ट जी। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं, फुल कंसिडरेट प्लीज। 1 जुलाई 2010 पे क्यों रुके हैं? डबल एंट्री बोले जी। राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लायबिलिटी करें। किस अमाउंट पे प्रिंसिपल की एंट्री होती है? बस इस तरह की चीजें फाइनल करें सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी मेरी हमेशा सजेशन रहेगी कि जब भी आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है तो पहले लीज पेमेंट्स इकट्ठी कर लिया करें, ताकि उनको जरा देख के फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना इजी होता है। जी बताएं जी लीज पेमेंट्स कितनी है, बल्कि कैसे वर्किंग करूं शायद। 5.8 into 4 and plus anything else? सिर्फ 5.8 into 4? ये क्या है? 5.8 क्या है? एनुअल इंस्टॉलमेंट है। 4 क्या है?
लीज टर्म 4 साल एनुअल लीज टर्म, तो क्या इसके अलावा भी कुछ है? +2। अब इसे एंड में मैंने बाद में प्लस क्यों किए? पहले इंस्टॉलमेंट्स है, एंड में फिर ये लीज टर्म के एंड में पेमेंट है। ये डिपॉजिट नहीं है, इनिशियल डिपॉजिट नहीं है प्लीज। ये इज इक्वल टू 25। मिलियंस में कर लें, मिलियंस में करें या रुपीज में करें? चलो देख लीजिएगा, ऊपर लिखें फिर कहीं रुपीज इन मिलियंस। जी 25 मिलियन एंट्री कर दें। हाँ जी, आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाएं। 25 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू 25.2, सॉरी 25.2। ये बेटा अगर ये रीजनेबली सर्टेन ना होता तो ऑब्वियसली फिर इसे कंसिडर ना करते हैं। इट इज रीजनेबली सर्टेन होने की वजह से कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेक्टेड है, ये सर्टेन है कि हमने पैसे नहीं देने, तो इसका मतलब फिर ये लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं जी आप, मैं रुका हूँ। 25.2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू मेरा तो खाली इकट्ठी निकल सकती है। डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाएं और कहानी खत्म करें। आपने भी ऐसे किया, अलग-अलग वर्किंग करनी पड़ेगी सर, ये इकट्ठा ही करना पड़ना है। चलो मेरे साथ करें जरा, शायद एक नई चीज है बीच में। 5.8 को पहले देखें, एडवांस में रेंटल है या एरियर्स में है? तो जब पहला 5.8 का रेंटल है वो तो एज इट इज रहता हो गया, फिर उसके बाद कितने रेंटल रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। सेम है, एन्यूटी लग जाएगा। फार्मूला बोले 1 माइनस 1 प्लस रेट ढूंढ के पूरा बोले, कैसे लिखूं? 0.15725879 माइनस बताएं 3 डिवाइडेड बाय 0.15725879। बात खत्म नहीं है, रुक जाए जहां भी है। 5.8 मिलियन का एडवांस में रेंटल और 3 रेंटल्स जिनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली यूनिटी से। क्या इसके अलावा भी कुछ है? कब है वो सही बोलिएगा, कब है? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्या एक ही दफा ये 2 मिलियन है? क्या ये भी एक से ज्यादा अमाउंट है 2 मिलियन की? एक ही है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करूं? डिस्काउंटिंग का फार्मूला बोले 1 प्लस 0.15725879 माइनस बोले -3 क्यों है और 4 क्यों है? 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनमें इंटरेस्ट है, पहली तो एडवांस में है, और फिर ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस 4 साल बाद है। ठीक है प्लीज, अब लिखें प्लीज, समझ लिए करेंगे। जी जस्ट अ मिनट, पहले सर एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग जो बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 25.2 मिलियन को एज इट इज इकट्ठा ही प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट क्यों ना करें? कब कर सकते थे? अगर सारी 25.2 मिलियन की अमाउंट किसी एक ही डेट पे होनी थी तो फिर तो हम उसे कंबाइन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर अमाउंट्स इंस्टॉलमेंट्स में है, सेग्रीगेटेड एंड डिफरेंट डेट्स पे है, तो हमें शायद अलग अलग सोचना पड़ेगा। जी आंसर अप्रोक्सीमेटली 20, ठीक है 20 पॉइंट 19 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 19 पॉइंट बहुत से 9 और एंड में 6 है शायद। लिखवाएं, क्या लिखूं? 20 मिलियन रुपीज मिलियन ऊपर हम लिख चुके हैं।
एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है, कॉमन आंसर। ये 2 मिलियन की अमाउंट है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म पे करनी है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस 4 साल बाद, लीज टर्म 4 साल है, ठीक है कॉमन आंसर। अगर ये रेंटल्स एरियर्स में होते हैं, ये 5.8 मिलियन वाले रेंटल्स एरियर्स में होते हैं, तो 5.8 मिलियन आप फर्स्ट सेपरेट ना करते, 5.8 मिलियन का रेंटल लेते और -3 की जगह -4 हो जाता। तो -3 जस्ट इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू सेम है और बाकी फिर 3 रेंटल्स हैं जिनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। और उधर -4 काइंडली क्यों है एंड में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म उसने पे होना है, व्हिच इज आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है कमरा, प्लीज कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ बताइएगा। आई एम अज्यूमिंग के बात समझ आ रही है। अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं अज्यूम करूं कि आपको क्लियर हो गया है। जी एंट्री बताएं किस अमाउंट से होनी है, एनी कंफ्यूजन? चलिए गेम आगे बढ़े। नेक्स्ट डेट, ना ना क्वेश्चन देखें प्लीज, ऐसे नहीं करें। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, सेम डेट दोबारा क्यों? एडवांस में रेंटल एंट्री करें, सेम डेट, सेम डेट, एडवांस में रेंटल। पहला रेंटल 1 जुलाई पे जाना ना यार। कितना कैश? 5.8 क्रेडिट, डेबिट क्या करूं? इसमें इंटरेस्ट नहीं तो आ जाइए ना यार। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। पेमेंट करने से अब हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, नहीं क्लियर हो रहा? तो 1 जुलाई वाला पहला एडवांस का रेंटल है। तो इनिशियली जब पहली एंट्री हम करते हैं वो मेरी सजेशन यही कि प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लें, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट पूरी। उसके बाद ऑब्वियसली अगर उसी डेट पे पेमेंट है तो उसको अलग से रिकॉर्ड कर लें, जिस तरह शायद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट डेट बताएं, कंसंट्रेट करें प्लीज। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, 30 जून 11 पे रुकने की पहली वजह करेंट डेप्रिसिएशन चार्ज। सोचा जरा डेप्रिसिएशन के बारे में एक मिनट। जी किस अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना सर? 20, लेकिन डिवाइडेड बाय 4 या 10, लीज टर्म या यूजुअल लाइफ? आपने कॉन्फिडेंस से कहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से कहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गलती से ठीक भी हो गया, लेकिन पूरी बात समझने के लिए जरा पेज नंबर 3 पे एक मिनट आता। नहीं सही कहा आपने, लेकिन इसमें एक वेरिएशन हो सकती है। तो जरा पेज नंबर 3 जरा ढूंढना, उसके दरमियान में जरा है एक डेप्रिसिएशन पॉलिसी हेडिंग ढूंढना, कंसंट्रेशन फुल। ये पहले एक फर्स्ट पैराग्राफ मेरे साथ पढ़े, फिर इसके नीचे एक टेबल सा बना हुआ है, उसके में एक एग्जांपल मेरे साथ फाइनल करनी है आपने। इफ द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट, ये बेटा ये तो एक सेकंड फेरी कर, ये बेटा जो ईयर एंड्स है ये कोई जरूरी तो नहीं कि दिसंबर ईयर एंड्स हो, ये क्वेश्चन से बेटा पता चलेगा ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयर एंडेड 30 जून, तो ईयर एंड 30 जून पे, ठीक है प्लीज। तो ये तो हर क्वेश्चन में ईयर एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकते हैं, तो 31 दिसंबर जरूरी तो नहीं हमेशा। तो ये कैसे पता चलेगा व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर एंड? ये तो बेटा क्वेश्चन देख के पता चलेगा। जी इसमें लग रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है, इसमें जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ है तो उसी दिन शायद लीज हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में शायद डिफरेंस था। ठीक है प्लीज अब
क्लियर है? जून में डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि ईयर एंड आ गया 30 जून 2011। ओके प्लीज, चलिए डेप्रिसिएशन पॉलिसी पढ़े बेटा, पेज नंबर 3 पे। If lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term पे पहले लोग जाए। दोबारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें, दो पार्टीज लीज के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं, लेसर एंड लेसी। इनिशियली एसेट खरीदता है लेसर और लीगली उसी का नाम होता है, लेकिन वो हैंडओवर कर देता है ड्यूरिंग द लीज टर्म लेसी को, और लीज टर्म में लेसी इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेता है। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लेसर लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर कर दे, लेकिन ये कोई हमेशा जरूरी नहीं है। तो अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ये क्या है? अगर इफ द लीज ट्रांसफर्स, कौन सी ओनरशिप, किसको, कब? अभी लीगल ओनरशिप की बहस हो रही है। एसेट फिजिकली कब हैंडओवर हो जाता है? स्टार्ट ऑफ द लीज। ड्यूरिंग द लीज टर्म कौन यूज करता है? तो अगर फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट के मुताबिक एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट की लीगल ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है, ये लिखा हुआ एज इन, पिछला पेज देखें, एज इन क्वेश्चन नंबर 1, खोल इकट्ठा रख लें इस तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में था ऐसा कुछ, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी थी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म? वापस आ रहे पैराग्राफ पढ़ें साथ। और इफ इट इज reasonably certain that lessee will exercise the purchase option available in the lease contract as in question number 3 जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, या क्या हो, या ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो, और या परचेज ऑप्शन की वजह से एसेट लेसी ने खरीद लेना हो। दोनों के सिचुएशंस में कॉमन ये होगा कि ड्यूरिंग द लीज टर्म भी एसेट लेसी ही यूज करेगा, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है, तो इवन देन आफ्टर द लीज टर्म भी एसेट लेसी के पास ही रहेगा। बात समझ आई मेरी प्लीज? और अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो और परचेज ऑप्शन सर्टेन ना हो, तो फिर लीज टर्म के बाद एसेट लेसर के पास वापस जाएगा। लेकिन हमने ये जो दो लाइंस पढ़ी, दोनों में कॉमन क्या है कि लीज टर्म में भी एसेट लेसी यूज करेगा, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो लेसी के पास ही एसेट रहना है लीज टर्म के बाद भी। तो इन बोथ द सिचुएशंस आप डेप्रिशिएट करेंगे एसेट का। सेंटेंस पूरा करें जरा। द लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, शुरू से ही वो डेप्रिशिएट करेगा ओवर द यूजफुल लाइफ। किन दो सिचुएशंस में एसेट डेप्रिशिएट करेगा लेसी यूजफुल लाइफ पे? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है। यूजफुल लाइफ पे क्यों डेप्रिशिएट करेगा? लीज टर्म में भी वही यूज कर रहा है और उसके बाद भी एसेट उसी के पास रहना है, उसी का एसेट है, तो वो शुरू से ही यूजफुल लाइफ को बेस बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इफ इट इज नॉट द केस, इसका क्या मतलब हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, रीजनेबल सर्टेन परचेज ऑप्शन नहीं है। आगे पढ़ने से पहले मेरी तरफ देखें जरा। अगर ये सिचुएशन है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन नहीं है, तब लीज टर्म के बाद एसेट लेसी के पास नहीं रहेगा, उसने लेसर के पास वापस चले जाना है। तब इस केस में लेसी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा? नहीं, अब एक सेकंड जरा, पहले ये पढ़ लीजिएगा रिलैक्स होकर, फिर एग्जांपल के साथ इसको फाइनल करते हैं। सिचुएशन क्या बन गई है कि लीज टर्म के बाद एसेट लेसी के पास नहीं रहना। तो इन दैट केस स्टैंडर्ड सेज, थर्ड लाइन, लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर, रिलैक्स रह के पढ़ें, शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। शॉर्टर ऑफ या लोअर ऑफ, ऐसे क्यों है वो मैं डिस्कस करता हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो इन दैट केस यूजफुल लाइफ इज द बेस, अदरवाइज शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। क्यों ऐसे अब है? अब आइए जरा इसको एक एग्जांपल के साथ फाइनल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स बाय अज्यूमिंग नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब नीचे जो ए और बी लीज की दो एग्जांपल्स बनी हुई हैं, इनमें हम क्या अज्यूम करके डिस्कस करने लगे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है। इट मींस अगर ये अदरवाइज ऑप्शन बन जाए तो फिर शॉर्टर क्यों लेना है? अब शॉर्टर पे बहस होने लगी। तो जरा लीज ए पे पढ़ना, मेरे वर्ड्स गौर से सुनना जरा। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट का मतलब स्टार्टिंग डेट
यूजफुल लाइफ का और लीज टर्म का जरा मीनिंग पहले क्लियर रखिएगा। यूजफुल लाइफ मींस पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, इन अदर वर्ड्स कितने अरसे बेनिफिट देगा एसेट। लीज टर्म मींस कितने अरसे में पेमेंट्स होने। तो पहला सिनेरियो जरा देखें। सपोज एग्रीमेंट कमेंसमेंट डेट ऑफ 1 जनवरी 2015, यूजफुल लाइफ सपोज है 6 इयर्स। अब ये काउंट हुआ हमें 2015, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 6 साल लीज टर्म में, सॉरी यूजफुल लाइफ में। उसी के नीचे पहले लीज ए कंप्लीट करें। लीज टर्म कितनी बताई हुई है? 11 इयर्स। अब सबसे पहले तो ये मसला कि क्या ये पॉसिबल है कि यूजफुल लाइफ 6 इयर्स और लीज टर्म ज्यादा हो? लीज टर्म वो है जिसमें आपने पेमेंट्स करनी है, तो लेसी ने लेसर से निगोशिएट किया है कि पेमेंट्स में 11 इयर्स में करूंगा, और यूजफुल लाइफ का मतलब एसेट 6 इयर्स यूज होगा। अब अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो शॉर्टर लॉन्गर को छोड़ें, आप लॉजिकली सोच के बताएं इस केस में डेप्रिसिएशन कितने अरसे में चार्ज होनी चाहिए? क्यों 6 साल? अब 6 साल बाद क्या होगा? एसेट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी लीज लायबिलिटी इसलिए चल रही होगी क्योंकि 11 इयर्स में पेमेंट होगी। तो इस केस में 11 इयर्स क्यों नहीं 6 इयर्स क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ में एसेट डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए। लीज बी में है, रिवर्स हुआ हुआ। सपोज यूजफुल लाइफ 11 इयर्स है और लीज टर्म 6 इयर्स है। लॉजिकली डिसाइड करें, फॉरगेट अबाउट शॉर्टर लॉन्गर, लॉजिकली डिसाइड करें लीज बी में कितने अरसे में एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए? 11 इयर्स में। क्यों? लेसी के पास इन दोनों सिनेरियोज में क्या अज्यूम हो रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन नहीं है, यकीनन एसेट ने 11 इयर्स बेनिफिट देना है, लेकिन लेसी को बेनिफिट बस कितना अरसा देगा? 6 साल बाद उसे बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, कोई रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, तो लेसी को बस 6 इयर्स बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद एसेट लेसर के पास चला जाएगा, बाद में उसने यूज करना जिसका फिर लेसी से कोई लिंक नहीं होगा। तो व्हाई नॉट 11, व्हाई नॉट 6 इयर्स? क्योंकि लेसी के पास 11 इयर्स एसेट में रहना ही नहीं है, तो इन दैट केस फिर लेसी को बस 6 इयर्स पे एसेट डेप्रिशिएट करना चाहिए। अब दोनों सिनेरियोज में इकट्ठा देखें, क्या दोनों केसेस में फाइनली हम शॉर्टर की तरफ ही आ रहे हैं? लीज ए में क्यों किसको फाइनल कर रहे हैं हम? 6 इयर्स को, और लीज बी में भी 6 इयर्स को ही हम फाइनल कर रहे हैं। तो दोनों सिनेरियोज में हम शॉर्टर की तरफ लॉजिकली आई होप पे जा रहे हैं। ये दोनों एग्जांपल्स किस कॉन्टेक्स्ट में प्लीज नहीं है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, परचेज ऑप्शन नहीं है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, फिर तो थर्ड लाइन में वापस है, फिर तो बहस कहाँ खत्म होगी? फिर तो यूजफुल लाइफ इज द बेस। फॉर एग्जांपल अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है, तो देख के बताएं लीज ए में कितने सालों में डेप्रिशिएट होना चाहिए? 6 सालों में। लीज बी में 11 सालों में। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो देन लीज ए में 6 इयर्स यूजफुल लाइफ, और लीज बी में लीज टर्म के 6 इयर्स क्यों? क्योंकि उसके बाद एसेट लेसी के पास रहना ही नहीं है, तो इट मींस रिमेनिंग 5 इयर्स फिर लेसर बेनिफिट लेगा, जिससे फिर लेसी का कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। तो फाइनली फिर आ जाए, अगर ओनरशिप ट्रांसफर है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है, तो देन यूजफुल लाइफ इज द बेस। अदरवाइज अब फाइनल कर लें प्लीज, अदरवाइज शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। आप समझ आ गया प्लीज लॉजिकली? अब जाए जरा एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा सारा डेटा आप देख के बताएं, 4 इयर्स पे डेप्रिशिएट करें या 10 इयर्स पे? और यार शॉर्टर 4 बनता है, क्या हो गया यार? व्हाई वी आर डिसाइडिंग 10 इयर्स? because there is a reasonable purchase option, with reasonably certain purchase option कि lessee will exercise it and purchase asset। ठीक है, therefore 10 years पे हम जा रहे हैं। आई होप कि समझ आ गया प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? आप करें जी डेप्रिसिएशन फाइनल, एक सेकंड, बाकी फिर जो ऊपर नीचे लिखा हुआ फिर जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेंगे। जी 20 डिवाइडेड बाय 10 करने की वजह, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है बाय परचेज ऑप्शन। चलो ये 2 मिलियन, ठीक है, बनता तो पूरा साल ही है, 1 जुलाई
ठीक है सर? और ठीक है यार, नेक्स्ट डेट बताएं या चले मैं ही बताता हूँ। आप नेक्स्ट रेंटल की डेट बताएं जरा। फर्स्ट जुलाई 11, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, लेकिन काइंडली सेम डेट दोबारा लिखें, सेम डेट दोबारा लिखें, एक एंट्री के लिए जरा जगह रखें और आए जरा। हाँ जी, अब उसी तरह से एक है, लेकिन जरा टेबल बन जाए जरा सामने, जरा चीजें आ जाएंगी। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल जरा स्टार्ट करवा दें। जी मुझे एक दफा जरा फाइनली जरा स्टार्ट करवा दें, डेट बता दें, बैलेंस बता दें। 1 जुलाई 2000, बैलेंस बता दें 20। जी एक लाइन और करवा दें। हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये एग्रीमेंट के मुताबिक आपने चलना, ईयर एंड से इस वक्त कंसिडर नहीं होने, एग्रीमेंट के मुताबिक नेक्स्ट डेट सेम ही इसकी होगी क्योंकि फर्स्ट रेंटल एडवांस में ही है। 5.8 है, इंटरेस्ट इसमें नहीं है, देयरफॉर सारा का सारा प्रिंसिपल ही है, और जब ये पे हो जाएगा तो रिमेनिंग प्रिंसिपल 14.2 मिलियन हो जाना है। इस टेबल में मुझे जरा राउंडिंग ऑफ का शदीद खदशा है कि आपने गेम राउंडिंग ऑफ की नजर कर देनी है, तो ये मेरे साथ ही जरा टेबल बनाए। यहाँ तक बना लिया, या एक आध कम से कम लाइन और करवा दें, उसके बाद फिर बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेट बताएं, छोड़ दें लिखना है, मुझे नेक्स्ट वर्किंग करवाना। नो बेटा, 30 जून नहीं, इस टेबल को बनाते हुए अपनी ईयर एंड्स नहीं, एग्रीमेंट की रिस्पेक्टिव डेट्स देखनी है। 30 जून 2011 पे एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ नहीं होना। हाँ डेफिनेटली जो इंटरेस्ट है वो हमने अक्रू जरूर करना, लेकिन इस टेबल को बनाते हुए ईयर एंड मिक्स ना करें। इस टेबल को बनाते हुए एग्रीमेंट की डेट्स लिखते जाएं, एग्रीमेंट के सीक्वेंस में डेट्स लिखें। ठीक है प्लीज, तो बताएं नेक्स्ट डेट। 1 जुलाई 11, 5.8। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? करें कैलकुलेट। अब गेम ऑन हो गई है, असल गेम अब ये है 14.2 मल्टीप्लाइड बाय 8। आंसर बताएं काइंडली सर। अब डेफिनेटली पॉइंट्स में जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 2 डिजिट से आगे जाना जाती है। मैक्सिमम मिलियंस में चले हम लिख रहे हैं, तो 14.2 जिस तरह लिखा है आपने, तो काइंडली राउंड अप करके बताएं क्या लिखूं। 2.23 ठीक है? एनी कंफ्यूजन? मुझे शदीद खतरा है सारी लीज राउंडिंग ऑफ की नजर होने लगी है। रिमेनिंग बैलेंस बताएं। 3.57। बेटा एक सेकंड छाड़े लिखना, जस्ट एक मिनट। रिमेनिंग 10.63। यहाँ तक कंफर्टेबल है? तो प्लीज सही राउंड अप करते जाएं और देखें क्या बनता है। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। ये कर लो कंप्लीट आप। ये मुबीन जरा स्लो हुआ है। आप बेटा एक सेकंड करें जरा कंप्लीट, मैं लिखता हूँ।
काफी डिले हुआ होगा। काफी देर से स्टार्ट किया। जी सर। कौन सा? किस क्या मतलब उसका इंटरेस्ट है? 5.8 का उसका इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है, बैलेंस पे इंटरेस्ट है। तो ये 2.23 जो है ये 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 तक का इंटरेस्ट है, जो पे होगा जाके 1 जुलाई 2011 तक। एडवांस वाली अमाउंट में तो इंटरेस्ट नहीं ना होगा। जी क्या करें? 4.1 मैं एक बार लिखता हूँ। इन्वेंटर्स के अलावा भी इस टेबल में एक चीज आनी है, क्यों? इन्वेंटर्स के अलावा भी तो पे होना है। एक 2 मिलियन और भी है, तो परेशान ना हो, टेबल जीरो क्यों नहीं हो रहा? कुछ मिस कर रहे हैं आप। जितनी लीज पेमेंट्स हैं वो सारी इस टेबल में आनी है शुरू से लेकर एंड तक। और वो जो किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, किसको समझ आइए? उसकी डेट भी सही सोच के लिखिएगा। ये हम कोई ईयर एंड्स नहीं लिख रहे, जिन जिन डेट्स पे पेमेंट्स होनी है उन डेट्स को सही तरह स्पेसिफाई करें। ये थर्ड रेंटल ब्रेक किया किसने? नहीं, जो कर रहे हैं अभी कर लें। ये मुझे अगर 4.13 1.67 6.50 next one 4.78 1.02 1.72 ये ना गेम। ठीक है ना यार, ईमानदारी का तकाजा, क्या करें हम, झूठ कैसे बोला? ये यहाँ तक बेटा सबका हो गया? देन बेटा पूरी लीज पेमेंट्स ने आना यार इस टेबल में स्टार्ट से एंड तक। तो लीज पेमेंट्स में 2 मिलियन भी है, उसकी डेट बताएंगे क्या? हाँ जी, वो 30 जून 14 एंड ऑफ द लीज टर्म, बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में, और लास्ट अमाउंट है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, मींस डेट लिखूंगा मैं 30 जून 2014। तो प्लीज मैं अकाउंटिंग ईयर्स को इस वक्त कंसिडर नहीं कर रहा, एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक किन किन डेट्स पे पैसे जाने हैं वो आपने स्पेसिफाई करना है, ठीक है प्लीज? बाकी एवरीथिंग इज सेम, अमाउंट ये है, बाकी वर्किंग करें इंशाल्लाह अप्रोक्सीमेटली, अल्लाह करे जीरो हो ही जाए। हाँ जी बिल्कुल सही जी, 0.27 तो 1.723 बनता है वैसे यहाँ, और डिफरेंस आया 0.0 जो फिगर्स आ रही है वो बता दें, अब नहीं आप बता रहे, मैंने इसलिए लिखा है। लास्ट फिगर्स बताइए क्या आती है? प्रिंसिपल क्या आ रहा है? 1.73। ठीक है बेटा, वो अब हमने इतना रेट है उतना उसे मिलियंस में राउंड ऑफ करके हैं,
तो इमटेरियल डिफरेंस आई होप पे कोई इशू नहीं है। बताइए नहीं क्या था 0.27 डिफरेंस 0.01 ही है ना। अब ये क्या है 0.01 मिलियन रुपीस है। 0.01 मिलियन कितना होता है? छोड़े यार बस इतना ही होता है। 0.01 10 लाख होता है। चले मुझे भी सही क्लियर नहीं, मेरे ख्याल इसको रहने देते हैं। तकरीबन ठीक है सर वर्किंग सबकी। इमटेरियल डिफरेंसेस अगर पुलिस कभी आए तो उसका क्या करेंगे? उस पर लंबी बहस करेंगे और अगले कई दिन करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस टेबल को बनाया क्यों है, कंसंट्रेट करें। इसमें 2.23 ढूंढे जरा, 2.23 ढूंढें, इसको हाईलाइट करें और बताएं किस दिन से लेके किस दिन तक का इंटरेस्ट है। ये लिखें, इसके साथ डेट, मेन चीजों पे फोकस करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आपका बन गया टेबल। इसकी डेट लिखें और सोचें इसका क्या रेलेवेंस है हमारे फर्स्ट ईयर की एंट्रीज करते हुए। ये टेबल कंप्लीट है जी सबका? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक। अपना आप ईयर एंड देखें जिस ईयर की आप एंट्रीज कर रहे हैं, क्या ये सारा का सारा हमारे ही ईयर में आ रहा है? लेकिन पे कब हो रहा है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में पे हो रहा है। तो क्या ईयर एंड पे अक्रू करें या पे कर दें? बात क्लियर होगी है? अब इसमें 10 मंथ्स और 2 मंथ्स नहीं आ रहे, ये सारे के सारे 12 मंथ्स हमारे ही पीरियड में फॉल कर रहे हैं। तो सिंपली सारी अमाउंट मींस 2.23 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। Any confusion please? Any confusion sir? चले आगे। देन बेटा 2011 की एंट्री शायद कंप्लीट है, सॉरी 2000, हाँ ठीक है 2011। एक साल और कम से कम इससे कंप्लीट करें फॉर द ईयर एंडेड। एक फिर अगला साल होमवर्क रख लीजिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012। इंडिविजुअली सोचो जरा 5 मिनट कर ले हिम्मत। इंडिविजुअली ट्राई किया करें, जैसे मैं कहता हूँ साथ बहस शुरू हो जाती है। मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं आप। बेटा प्लीज एडवांस नहीं है, रेंटल शुरू में जा रहे हैं लेकिन हमारी लाइबिलिटी के अगेंस्ट रेंटल शुरू में जा रहे हैं, ऐसे नहीं। और ये को प्री पेड नहीं हो रहा, लाइबिलिटी बनी थी और पैसे दे रहे हैं। और पैसे जो हैं वो साल के एंड में देने की बजाय साल के शुरू में देने शुरू हो गए, लेकिन इनिशियली पहले लाइबिलिटी बनी हुई है ना। और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो हम अगले साल दे रहे हैं। अगले साल के स्टार्ट में जब एडवांस में पेमेंट होगी तो उस वक्त देना है, तो है ये पिछले साल का। प्लीज क्लियर है? 1 जुलाई 11 होनी चाहिए एंट्री। करें, कर ले जिन्होंने कर लिया आगे बढ़ जाए। कुछ लोग अभी कर रहे हैं शायद।
कंप्लीट करें आप। जी लीज लायबिलिटी डेबिट टू 3.57, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट या पेबल डेबिट, सारा का सारा ऑलरेडी एक्रूअल बेसिस पे आप एक्सपेंस बना चुके थे और अब पेमेंट हो रही है। इसका कोई ब्रेकअप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारा ही एक्सपेंस पहले अक्रू हो गया था, अब जस्ट पे हो रहा है। वो डिफरेंस क्लियर है प्लीज? वो जो अभी 10 मंथ्स और 2 मंथ्स का हो रहा था ब्रेकअप, उस तरह से सिचुएशन शायद नहीं बन रही है। देन ईयर एंड पे 30 जून 2012 पे डेप्रिसिएशन रिपीट हो जाएगी। अमाउंटिंग टू रुपीज 2 million। और दोबारा जरा टेबल देखें, जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है वो 30 जून 2012 पे फिर पेबल हो रहा है। डेट्स लिख लें जरा, इसको भी स्पेसिफाई कर लें। 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 तक। एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये समझ आ गया 1.67? जी ऑनेस्ट। जी प्लीज एनी कंफ्यूजन? हो गया यहाँ तक? चलो मेरा एक थर्ड ईयर भी रिक्वायर्ड है, थर्ड ईयर की एंट्रीज होमवर्क रख लेंगे जरा। ये तो शायद 3 एंट्रीज रिपीट होंगी, तो थोड़ी सी स्पेस रख लें होमवर्क के लिए। और मेरे साथ जरा रिक्वायरमेंट बी स्टार्ट कर लें, रिक्वायरमेंट बी का एक हिस्सा हो जाएगा शायद। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना प्लीज सारा? तो प्लीज 2013 की एंट्रीज होमवर्क रखें और मेरे साथ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनाएं विद कंपैरेटिव 2000। पढ़े जरा रिक्वायरमेंट। 30 जून 2012 विद कंपैरेटिव्स। नोट्स की बात अभी बाद में करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनवाएं।
ये ट्राई करें जरा, इंडिविजुअली कंप्लीट करें ये एक्सरसाइज, सारी फिगर्स का आपको आइडिया है, एक बेस्ट एफर्ट करें जरा। अब नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज भी ट्राई करें, करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन। टेबल गौर से प्लीज देखें, ट्राई करें। जी कर रहे हैं, एक दूसरे का इंतजार ही कर रहे हैं। बन गए स्टेक्स? चलिए एक्सप्लेन कर दो जरा मुझे, 30th जून 11 का क्लोजिंग बैलेंस बताएं। जी अब देख लीजिएगा, ये बस यही मसला मेन, डेट्स जब डिफरेंट हो जाती हैं ईयर एंड की और लीज की, तो जरा टेबल जरा सही पढ़ना आना चाहिए। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30th जून 2011? 10.63 कब बैलेंस हुआ है? ये तो 1 जुलाई 11 पे होगा जब सेकंड रेंटल की पेमेंट हो जाएगी। 14.2 बैलेंस कब हो गया था? 1 जुलाई 10 पे हो गया था और 30 जून 11 तक यही रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर में जाके पे हुई है। तो 14.2 मिलियन 1 जुलाई 10 से लेके 30th जून 11 तक एज इट इज रहा है। तो ईयर एंड पे भी 14.2 क्लोजिंग बैलेंस होगा 30th जून 11 पे। ठीक है प्लीज, सही हो गया सबका? जब ये डिसीजन हो जाए तो नेक्स्ट अमाउंट ये करंट है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज की बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होगी फिगर्स? चलिए लिखवा दें फिर ये 2011 का ब्रेकअप बन जाएगा। जरा काइंडली एक मिनट फिगर बोलिएगा। लायबिलिटी 10.63, 3.57 और सिमिलरली 2012 में 6.52, यही 52 50 सॉरी, और 4.13। एनी कंफ्यूजन द ब्रेकअप? इंटरेस्ट पेबल भी आना है। 2011 के एंड में पेबल था 2.23 और 2012 के एंड में पेबल रह गया 1.67। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के नोट्स रह गए ये इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे हम। लेकिन आज चले अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस भी करें। जरा क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट ए और बी जरा पढ़ें। एक लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल लिखा हुआ है, ये सिंपली फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल ही का नाम है। और बी रिक्वायरमेंट देखें जरा, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लेसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ 31 दिसंबर 2004 पे आपने बनाना है। इसकी सी रिक्वायरमेंट रहने थे, मेरे ख्याल है रिक्वायरमेंट ए और बी रखने होमवर्क। सर जी रखने सर, ये कर लिख लें जरा होमवर्क। आज जो किया है वो पहले रिवाइज कीजिएगा और एक क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट ए बी पे वर्किंग कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे टाइम काइंडली। चलें इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। थोड़ा टाइम अब काइंडली फाइनल करें यार, जो लोग टाइम पे आ भी रहे थे आहिस्ता आहिस्ता लेट होना शुरू हो गया। तो जज्बात ठंडे नहीं होने चाहिए। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अल्लाह हाफिज।